हम रोज पृथ्वी को देखते हैं, कभी मोबाइल स्क्रीन पर, कभी सैटेलाइट इमेजेस में, कभी मैप्स में और कभी डॉक्यूमेंट्रीज में। और धीरे धीरे हमारे दिमाग में एक बहुत खतरनाक बिलीफ बन जाता है कि पृथ्वी अब जानी पहचानी है। अब कोई कोना अनजान नहीं बचा, कि हम सब कुछ मैप कर चुके हैं, मेजर कर चुके हैं, क्लासिफाई कर चुके हैं। लेकिन यह बिलीफ एक इल्यूजन है, क्योंकि पृथ्वी को देख लेना और पृथ्वी को समझ लेना एक ही बात नहीं है। आज अगर कोई हमसे पूछे क्या अर्थ फुली एक्सप्लोर्ड है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे कह देंगे हाँ, मैप्स है, सैटेलाइट्स है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है। लेकिन यही जवाब सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि अर्थ पर एग्जिस्टेंस और एक्सेस दो अलग चीजें हैं। अर्थ पर बहुत सी जगह ऐसी है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहां इंसान जा नहीं सकता, और बहुत सी जगह ऐसी है जहां इंसान टेक्निकली जा सकता है लेकिन सरवाइव नहीं कर सकता। सैटेलाइट उन्हें देख सकता है, रेडार उन्हें स्कैन कर सकता है, डेटा उन्हें डिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी उन जगहों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। और एक्सपीरियंस के बिना नॉलेज हमेशा अधूरी रहती है। हम भूल जाते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक बहुत लिमिटेड डिजाइन है, एक नैरो टेम्परेचर रेंज, एक फिक्स्ड ऑक्सीजन लेवल, एक लिमिटेड प्रेशर टॉलरेंस। इस रेंज से बाहर जाते ही ह्यूमन बॉडी कॉम्प्रोमाइज करने लगती है, लेकिन पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा उसी रेंज के बाहर है। इसका मतलब यह नहीं कि पृथ्वी हॉस्टाइल है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि पृथ्वी ह्यूमन सेंट्रिक नहीं है। अर्थ इंसानों के लिए नहीं बनी। इंसान अर्थ के रूल्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, और यही डिफरेंस हमें उन जगहों तक ले जाता है जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन सबके लिए नहीं होती। यही से एंटार्क्टिका की कहानी शुरू होती है। एंटार्क्टिका कोई सीक्रेट कॉन्टिनेंट नहीं है, हर मैप पर है, हर ग्लोब पर है, हर टेक्स्ट बुक में है। फिर भी एंटार्क्टिका सबके लिए ओपन नहीं है। लोग पूछते हैं अगर वहां कुछ छुपा नहीं है तो हम सब क्यों नहीं जा सकते? इस सवाल का जवाब कॉन्स्पिरेसी में नहीं है, इसका जवाब है बायोलॉजी, फिजिक्स और टाइम। एंटार्क्टिका की ठंड, कोल्ड जो निगोशिएट नहीं करती। एंटार्क्टिका की कोल्ड नॉर्मल कोल्ड नहीं है, यह वह कोल्ड है जो ह्यूमन बॉडी से समझौता नहीं करती। -40, -50 और कई जगहों पर -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ऐसे टेम्परेचर पर त्वचा सेकंड्स में डैमेज हो जाती है, रक्त सर्कुलेशन स्लो पड़ जाता है, लंग्स हवा को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते, और सबसे डेंजरस बात, यह सब बहुत तेजी से होता है। एंटार्क्टिका गलती को माफ नहीं करता। यहाँ मिस्टेक का मतलब अक्सर डेथ होता है। हवाएं जो चेतावनी नहीं देती, कोल्ड के साथ साथ एंटार्क्टिका की हवाएं भी खास है। यहाँ कैटाबैटिक विंड्स चलती है, तेज, कोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल। कभी कभी बिल्कुल क्लियर स्काई में अचानक स्टॉर्म बन जाता है। ऐसे स्टॉर्म मॉडर्न एयरक्राफ्ट को भी लैंडिंग से रोक सकते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आप एंटार्क्टिका में फंस गए तो रेस्क्यू गारंटीड नहीं है। इसलिए एंटार्क्टिका में हर मूवमेंट प्लान होती है, हर रूट अप्रूव्ड होता है, हर मिशन टाइम्ड होता है। यह फ्रीडम का सवाल नहीं, यह सर्वाइवल का सवाल है। एक खतरनाक पैराडॉक्स, एंटार्क्टिका का सबसे अजीब सच यह है, यह जगह इंसान को मार सकती है, लेकिन इंसान से ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम बहुत स्लो पेस पर बना है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक लाइफ हजारों साल में बैलेंस में आई है। अब सोचिए, एक नॉर्मल ह्यूमन विजिटर अपने साथ क्या लाता है? कपड़ों पर लगे माइक्रोब्स, ब्रेथ के साथ बैक्टीरिया, प्लास्टिक पार्टिकल्स, केमिकल रेजिड्यूज। ये सब चीजें एंटार्क्टिका के लिए एलियन है। एक छोटा कंटेमिनेशन पूरे इकोसिस्टम को बदल सकता है, और यह बदलाव रिवर्स नहीं होता। इसलिए एंटार्क्टिका रिस्ट्रिक्टेड है। यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है कि कुछ छुपाया जा रहा है, यह रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि अगर इंसान बिना कंट्रोल के वहां गया तो जो वहां बचा है वह भी नष्ट हो जाएगा। यह सीक्रेसी नहीं, यह डैमेज प्रिवेंशन है। एंटार्क्टिक ट्रीटी, कंट्रोल नॉट कंस्पिरेसी। 1959 में एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन हुई। इस ट्रीटी का मकसद महाद्वीप को बांटना नहीं था, इसका मकसद था एंटार्क्टिका को इंसानी लालच से बचाना। रूल साफ थे, कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं, कोई अनकंट्रोल्ड रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नहीं, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च, सिर्फ पीसफुल प्रेजेंस। ये ट्रीटी इसीलिए नहीं बनी कि कुछ छुपाया जाए, ये इसलिए बनी कि कुछ हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। बर्फ सिर्फ बर्फ नहीं है, एंटार्क्टिका की बर्फ सिर्फ फ्रोजन वाटर नहीं है, वह टाइम का रिकॉर्ड है। हर आइस लेयर एक अलग युग की कहानी है। जब बर्फ जमती है तो वह अपने अंदर उस समय की हवा को छोटे एयर बबल्स में कैद कर लेती है। ये बबल्स बताते हैं उस समय एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी, टेम्परेचर कैसा था, क्लाइमेट कैसे बदल रहा था। यह डेटा प्राइसलेस है, इसलिए आइस कोर ड्रिलिंग स्लो होती है। आइस कोर ड्रिलिंग स्पीड का काम नहीं है। एक गलत ड्रिल हजारों साल की लेयर हमेशा के लिए खराब कर सकता है। एक छोटा कंटेमिनेशन पूरा क्लाइमेट रिकॉर्ड डिस्टोर्ट कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट्स सालों प्लानिंग करते हैं, कहां ड्रिल करना है,
कितनी गहराई तक जाना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, ये सीक्रेसी नहीं, यह इरिवर्सिबल लॉस का डर है। अंटार्कटिका के नीचे छुपी झीलें, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सैकड़ों लेक्स मौजूद है। ये लेक्स लाखों साल से सरफेस से अलग रही है। सबसे फेमस लेक वोस्टॉक, लगभग 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे एक विशाल लेक। इसका एग्जिस्टेंस रेडार डेटा से बहुत पहले कंफर्म हो गया था, लेकिन साइंटिस्ट्स वहां तुरंत नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि डर यह था, अगर सरफेस माइक्रोब्स लेक के अंदर चले गए तो मिलियन ईयर ओल्ड इकोसिस्टम परमानेंटली बदल जाएगा। यह क्यूरियोसिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीती। नॉट फॉर एवरीवन का असली मतलब, इसका मतलब यह नहीं कि अर्थ सीक्रेट्स छुपा रही है। इसका मतलब यह है कुछ जगह ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं बनी, कुछ जगह ह्यूमन बिहेवियर के लिए नहीं बनी, और कुछ जगह ह्यूमन इंपेशेंस के लिए नहीं बनी। अर्थ क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड नहीं करती, अर्थ कंडीशंस रखती है। और अंटार्कटिका सिर्फ शुरुआत है। अंटार्कटिका हमें एक पैटर्न दिखाता है, एक ऐसा पैटर्न जो हमें पृथ्वी की सबसे बड़ी और सबसे अनदेखी दुनिया की ओर ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जो डार्कनेस में है, प्रेशर में है, और जहां इंसान लगभग कभी नहीं गया। डीप ओशन। अंटार्कटिका के बाद पृथ्वी की कहानी अपने आप एक और दिशा में मुड़ जाती है। एक ऐसी दिशा जहां न बर्फ दिखती है न जमीन। एक ऐसी दुनिया जो हमारी आंखों से नहीं, हमारी कल्पना से भी काफी दूर है। डीप ओशन। डीप ओशन पृथ्वी का सबसे बड़ा अनदेखा क्षेत्र। जब हम पृथ्वी की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर जमीन आती है, महाद्वीप, पहाड़, शहर, देश। लेकिन सच यह है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा ओशन है, और उस ओशन का करीब 80% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। ये कोई पोएटिक लाइनें नहीं है, ये साइंटिफिक रियलिटी है। गहराई जहां इंसान रुक जाता है। डीप ओशन की सबसे बड़ी समस्या डार्कनेस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है प्रेशर। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। हर 10 मीटर पर प्रेशर लगभग 1 एटमॉस्फेयर बढ़ जाता है। कुछ जगहों पर प्रेशर इतना होता है कि सरफेस पर बना स्टील वहां जाकर मुड़ सकता है। मानव शरीर ऐसे प्रेशर के लिए बना ही नहीं। हमारी हड्डियां, हमारे फेफड़े, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सब एक सीमित रेंज में काम करता है। उसके बाहर ह्यूमन बॉडी निगोशिएट नहीं कर पाती। इंसान डीप ओशन में क्यों नहीं रहता? अक्सर लोग पूछते हैं, अगर स्पेस में जा सकते हैं तो ओशन में क्यों नहीं? ये सवाल सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी अलग है। स्पेस में प्रेशर लगभग 0 होता है। डीप ओशन में प्रेशर एक्सट्रीम होता है। स्पेस में सूट इंसान को प्रोटेक्ट करता है। डीप ओशन में प्रेशर हर चीज को क्रश करता है। इसलिए डीप ओशन में ह्यूमन प्रेजेंस लगभग नहीं के बराबर है। तो फिर हम डीप ओशन को जानते कैसे हैं? हम डीप ओशन को 3 तरीकों से जानते हैं। सोनार मैपिंग, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स, ऑटोनोमस सेंसर्स। सोनार हमें सी फ्लोर की शेप बताता है। सेंसर्स टेम्परेचर और केमिस्ट्री बताते हैं। ROVs हमें इमेजेस भेजते हैं। लेकिन यह सब इनडायरेक्ट नॉलेज है। हम वहां अपने आंख से कुछ नहीं देखा, हम वहां चले नहीं है, हम वहां रहे नहीं है, जैसे स्पेक्स को एक्सप्लोर किया है। और यही अंतर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच होता है। सनलाइट के बिना जीवन। डीप ओशन की एक डिस्कवरी साइंस के लिए सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज में से एक थी। यह डिस्कवरी थी सनलाइट के बिना लाइफ। डीप ओशन के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ऐसी लाइफ फॉर्म्स पाई गई जो फोटोसिंथेसिस पर निर्भर नहीं थी। यह लाइफ केमोसिंथेसिस पर निर्भर थी। केमिकल से एनर्जी, हीट से सर्वाइवल। इसने एक पुरानी धारणा तोड़ दी कि जीवन के लिए सनलाइट जरूरी है। लेकिन इस लाइफ को समझना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। डीप ओशन मिशंस बहुत महंगे होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, फेलियर की संभावना ज्यादा होती है। एक डीप सी एक्सपेडिशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। इक्विपमेंट फेलियर का मतलब रिपेयर नहीं, मिशन एंड, और रेस्क्यू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसलिए हर जगह एक्सप्लोरेशन नहीं होती। ये सीक्रेसी नहीं है, ये कॉस्ट और रिस्क का सच है। मैप्स हमें झूठा भरोसा क्यों देते हैं? जब हम मैप्स देखते हैं तो ओशन बस एक नीला हिस्सा लगता है, फ्लैट, सिंपल, एम्प्टी। लेकिन मैप्स ये नहीं बताते ओशन की डेप्थ, प्रेशर ग्रेडियंट्स, टेम्परेचर लेयर्स, डेडली जोन। मैप्स नेविगेशन के लिए बने होते हैं, ट्रुथ के लिए नहीं। इसलिए मैप देखकर हमें लगता है कि पृथ्वी पूरी तरह जानी जा चुकी है। ज्यादातर ऑब्जर्वर्ड है, पूरी तरह एक्सपीरियंस्ड नहीं। एक्सेस और नॉलेज का रिश्ता, जहां एक्सेस सीमित होता है वहां नॉलेज भी सीमित होती है, और जहां नॉलेज सीमित होती है वहां इमेजिनेशन गैप भरने लगती है। कहानियां बनती है, स्पेक्यूलेशन शुरू होती है, डाउट पैदा होता है। लेकिन साइंस स्पेक्यूलेशन पर नहीं चलती, साइंस एविडेंस पर चलती है, और एविडेंस के लिए एक्सेस जरूरी होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब हिडन नहीं होता। जब कोई जगह रिस्ट्रिक्टेड होती है तो लोग मान लेते हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है।
लेकिन ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस बहुत साधारण कारणों से होते हैं। सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइंटिफिक प्रिजर्वेशन, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब इमेजिनरी नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कंट्रोल्ड इंटरैक्शन। एंटार्क्टिका और डीप ओशन एक ही नियम सरफेस पर अलग दिखते हैं, लेकिन रूल एक ही है। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, फ्रेजाइल सिस्टम्स, हाई कॉस्ट, इरिवर्सिबल डैमेज का खतरा, इसलिए एक्सेस सीमित है। पृथ्वी सिलेक्टिव नहीं है, पृथ्वी कंडीशनल है। ह्यूमन इंपेशेंस बनाम प्लैनेटरी टाइम। हम तुरंत आंसर्स चाहते हैं, अर्थ धीरे जवाब देती है। हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स में काम करती है। यही मिसमैच सबसे बड़ा टेंशन पैदा करता है, और यही से नॉट फॉर एवरीवन का असली मतलब निकलता है। ये जगह बंद नहीं है, ये फिल्टर्स है। कुछ लोग सोचते हैं कि पृथ्वी ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन सच ये है कि पृथ्वी ने फिल्टर्स लगाए हैं। जो उन फिल्टर से गुजर पाता है वह आगे बढ़ता है, जो नहीं गुजर पाता वह बाहर रह जाता है। ये इंजस्टिस नहीं है, ये फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है, ये टाइम है। सवाल अब बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि पृथ्वी पर कौन सी जगह हिडन है। सवाल यह है, क्या हम हर उस जगह के लिए तैयार हैं जहां पृथ्वी हमें ले जाना चाहे, या हम सिर्फ वही देख पाएंगे जो हमारे कंफर्ट जोन में आता है। डीप ओशन और एंटार्क्टिका हमें एक ही बात सिखाते हैं, अर्थ हमारी क्यूरियोसिटी से ज्यादा बड़ी है। अर्थ हमारे प्लान से ज्यादा गहरी है। अर्थ पेशेंस मांगती है, ह्यूमिलिटी मांगती है। यहाँ नरेशन धीरे होती है, म्यूजिक लो होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी कन्वीनियंस पर नहीं चलती, पृथ्वी अपनी कंडीशंस पर चलती है। डीप ओशन और एंटार्क्टिका हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं, एक ऐसे सवाल पर जिससे हम अक्सर बचते हैं। अगर पृथ्वी की इतनी बड़ी सरफेस आज भी हमारी पहुंच से बाहर है, तो फिर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वाकई क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड जोन्स, डर की नहीं, लिमिट्स की कहानी। जब भी हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत सस्पिशन पैदा होता है। मिलिट्री बेसिस, क्लासिफाइड जोन्स, नो एंट्री रीजन्स। हमें लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन पृथ्वी पर ज्यादातर रिस्ट्रिक्शंस रहस्य की वजह से नहीं, लिमिट्स की वजह से होते हैं। कुछ जगह इसलिए रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि वहां इंसान की मौजूदगी सीधा खतरा बन जाती है। खतरा वहां मौजूद चीज के लिए भी और इंसान के लिए भी। मिलिट्री जोन्स और ज्योग्राफी का सच। मिलिट्री जोन्स अक्सर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर होते हैं, माउंटेन्स, आइसोलेटेड आइलैंड्स, रिमोट डेजर्ट्स। ये जगह इसलिए नहीं चुनी जाती कि वे मिस्टीरियस है, वे इसलिए चुनी जाती है क्योंकि ज्योग्राफी वहां एडवांटेज देती है। आइसोलेशन, विजिबिलिटी, नेचुरल बैरियर्स। ये पॉलिटिक्स है, फिजिक्स नहीं। लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि उन जगहों पर साइंटिफिक एक्सेस भी सीमित हो जाता है, और जहां साइंस नहीं पहुंच पाती वहां नॉलेज अधूरी रह जाती है। साइंटिफिक प्रिजर्व्स, प्रोटेक्शन नॉट एक्सक्लूजन। कुछ जगह साइंटिफिक प्रिजर्व्स होती है, वोल्केनिक रीजन्स, रेयर इकोसिस्टम्स, फ्रेजाइल हैबिटेट्स। यह रिस्ट्रिक्शन का कारण कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि हर इकोसिस्टम ह्यूमन प्रिंटफुट को सह नहीं पाता। एंटार्क्टिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन वह अकेला नहीं है। डीप सी वेंट्स, आइसोलेटेड आइलैंड्स, एंशिएंट फॉरेस्ट्स, ये सब प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबके लायक नहीं। मैप्स, सबसे बड़ा इल्यूजन। अब यहाँ मैप्स की भूमिका आती है। मैप्स हमें कंफर्ट देते हैं, क्लियर बाउंड्रीज, डिफाइंड रीजन्स, नीट कलर्स। मैप्स देखकर लगता है कि पृथ्वी समझ में आ गई है, लेकिन मैप्स रियलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। मैप्स ये नहीं बताते कहाँ जाना फिजिकली पॉसिबल है, कहाँ जाना बायोलॉजिकली सेफ है, कहाँ जाना एथिकली सही है। मैप्स नेविगेशन के लिए बने होते हैं, ट्रूथ के लिए नहीं। इसलिए मैप पर कोई जगह दिखना उस जगह तक पहुंचने की गारंटी नहीं है। एक्सेस और नॉलेज का गहरा रिश्ता, जहां एक्सेस सीमित होता है वहां नॉलेज भी सीमित होती है, और जहां नॉलेज सीमित होती है वहां इंटरप्रिटेशन हावी हो जाती है। हम फैक्ट सेबों से ज्यादा असम्पशंस पर भरोसा करने लगते हैं, और असम्पशंस अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, रियलिटी को नहीं। ह्यूमन कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा खतरा पृथ्वी के इतिहास में सबसे डेंजरस चीज कभी एस्टेरॉइड नहीं रही, सबसे डेंजरस चीज रही है कॉन्फिडेंस। यह विश्वास कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, यह विश्वास की टेक्नोलॉजी हमें हर जगह ले जाएगी, यह विश्वास की अर्थ कंट्रोलेबल है, लेकिन अर्थ कंट्रोल नहीं होती, अर्थ टॉलरेट करती है। डायनासोर्स के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वे अर्थ के साथ अडेप्ट हुए, अर्थ के खिलाफ नहीं गए, और फिर भी कंडीशंस बदली। अर्थ ने उनके लिए कोई गारंटी साइन नहीं की। टेम्पोररी पीक्स, हम अक्सर सोचते हैं कि हम एवोल्यूशन का पीक है, लेकिन अर्थ के रिकॉर्ड में पीक हमेशा टेम्पोररी रहा है। हर सक्सेसफुल स्पीशीज एक टाइम पर पीक पर होती है, और फिर कंडीशन शिफ्ट होती है, क्लाइमेट बदलता है,
ऑक्सीजन लेवल्स बदलते हैं, फूड चेन्स कोलैप्स करती है और कोलैप्स हमेशा लाउड नहीं होता, ज्यादातर कोलैप्स साइलेंट होता है। जब डिसअपीयरेंस होता है, जब कोई स्पीशीज या सिविलाइजेशन डिसअपीयर होती है, तो सिर्फ वह एंटिटी नहीं जाती, उसके ट्रेसेस भी टाइम के प्रेशर में दब जाते हैं। स्टील रस्ट बन जाता है, कंक्रीट डस्ट, सिटीज लेयर्स। 1 मिलियन साल बाद हमारे शहर नेचुरल फॉर्मेशंस जैसे लगेंगे। 100 मिलियन साल बाद नाम भी नहीं बचेगा। अर्थ इरोजन मेमोरी के खिलाफ काम करता है। जियोलॉजी डेटा बचाती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं, जियोलॉजी लेयर्स प्रिजर्व करती है। स्टोरीज नहीं, एक लेयर हमें बताती है कि कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था ये इंटरप्रिटेशन होता है, और इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। इसलिए अर्थ का पास्ट सिर्फ डेटा का लॉस नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट का लॉस भी है। यही वजह है कि नॉट फॉर एवरीवन जरूरी है कुछ जगह, इसलिए सबके लिए नहीं है, क्योंकि वे अर्थ की मेमोरी है और मेमोरी केयर मांगती है, क्यूरियोसिटी नहीं। अगर हर चीज एक्सेसिबल होती तो कुछ भी प्रिजर्व नहीं रहता। अर्थ हैज अ फिल्टर। हम सोचते हैं अर्थ एक स्टेज है जहां लाइफ आती है, परफॉर्म करती है और चली जाती है, लेकिन जियोलॉजिकल रिकॉर्ड कुछ और बताता है। अर्थ एक फिल्टर है, वह अलाउ करती है सिर्फ वही जो उसकी कंडीशन से मैच करता है। जो मैच नहीं करता वह अडेप्ट करता है या डिसअपीयर। ये रूल स्पीशीज के लिए भी है और सिविलाइजेशंस के लिए भी। सेफ जोन्स और सर्वाइवल अर्थ पर हर रीसेट यूनिफॉर्म नहीं होता। कुछ रीजन्स हमेशा ज्यादा स्टेबल रहते हैं, जियोलॉजिकली, क्लाइमेटिकली, जियोग्राफिकली। हर एक्सटिंक्शन के बाद लाइफ इन्हीं सेफ जोन से दोबारा स्प्रेड करती है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन है। मैप्स और रियलिटी का फाइनल क्या? मैप्स हमें बताते हैं कि कहाँ क्या है, रियलिटी यह बताती है कि वहां पहुंचना पॉसिबल है या नहीं, और इन दोनों के बीच एक गैप होता है। उस गैप में हमारी इग्नोरेंस रहती है। फाइनल सवाल तो अब सवाल यह नहीं है कि पृथ्वी पर क्या छुपा है, सवाल यह है क्या हम सच में अपने प्लेनेट को जानते हैं, या हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें देखने दिया गया है। अर्थ हमसे पहले भी जिंदा थी और हमारे बाद भी रहेगी। हम परमानेंट नहीं है, हम प्रोसेस का हिस्सा है। अर्थ के प्रोसेसेस फीलिंग्स नहीं रखते। एंडिंग या एपिसोड डर पैदा करने के लिए नहीं था, यह रिमाइंडर था कि अर्थ पावरफुल है लेकिन इंडिफरेंट भी, कि हम एडवांस्ड हैं लेकिन कंप्लीट नहीं, और कि लर्निंग टैब शुरू होती है जब हम अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप अर्थ को सिर्फ देखना नहीं समझना चाहते हैं तो अर्थ फाइल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब, क्योंकि पृथ्वी के सबसे बड़े सच अक्सर वही होते हैं जहां पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता।